मैं पाए आपको दोनों को बहुत एक हो गया। चीज़ दिखाता हूँ आपकी स्क्रीन पे कि वाई ईरान इज़ पोजीशन टू सस्टेन द कॉन्फ्लिक्ट। ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईरान सस्टेन कैसे करेगा इस कॉन्फ्लिक्ट को। एक आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। लेट्स होप माय माय प्रोड्यूसर कैन प्ले इट वहाँ पे। और देखें अब ये सर्वाइवल स्ट्रेटजी जो है ना उनकी, कि ये वॉर ऑफ सर्वाइवल है, जो मैंने आपको पहले कहा। ये 5000 साल पुरानी तारीख है। अब उन्होंने क्या किया, डिसेंट्रलाइज कर दिया अपनी कमांड को। जब पहले दिन उनके इतने लोग चले गए, शहीद हो गए, तो उनके 31 प्रोविंस हैं, उन्होंने सारों को डिसेंट्रलाइज कर दिया। हर कमांडर अपनी अपनी जगह बैठ के ठाठा ठू ठू कर रहा है, और जिसका जो दिल करता है वो गुलेल चला देता है, जिसका दो दिल करता है पत्थर मार देता है। तो अब अगर आप डील भी करते हैं तो आप एक साथ 31 लोगों से आपको डील करनी पड़ेगी, आप एक से तो कर नहीं सकते। टेक्नोलॉजी का शिफ्ट हमने देखा है यहाँ पे, कि जो सैटेलाइट यूसेज है ईरान के पास, और जितनी प्रिसीजन वो स्ट्राइक्स कर रहे हैं, और उसके जो ड्रोन्स हैं शायद 1 और 2 और ये सारे, और उसके जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, अभी तो वो पूरे यूज़ भी नहीं हुए। लेकिन जो एलिमेंट्री मिसाइल्स यूज़ हुए उन्होंने भी देव क्रिएटेड हैवक नॉट ओनली इन इसराइल बट ऑल्सो इन द मिडल ईस्ट। और इसराइल में मुझे अब ये पता चला है कि कम से कम 60-70 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। और अब ये है कि कह सकते हैं कि उसको फॉरेन बैकिंग है। अब ये हम तो शक पे कह रहे हैं कि चाइना की भी है, रशिया की भी है, और वो भाईजान एक तड़प रहे हैं दूसरे नॉर्थ कोरिया वाले के किसी तरह मुझे भी जंग में ले आओ, लेकिन खैर अभी उनकी नहीं एंट्री हुई। एसिमेट्रिक एडवांटेज तो है यहाँ पे। और ये देखें, पॉलिटिकल मिस कैलकुलेशन हो गई है ट्रंप इंतज़ामिया से, कि अगर हम टॉप लीडरशिप को मारते हैं तो फ़ौरन रजीम चेंज हो जाएगा। रजीम चेंज तो नहीं हुआ, और अब मुश्किल है, अब सारे इकट्ठे हैं। आमिर गौरी, इस चार्ट को देखें अच्छी तरह, अब फिर मुझे अपनी मैं राय दें। हटा दें, मुबशर मेरी बात सुने मेरा। मैं काफी अरसे से ये जो है ना हटा ड्रामा दें। रिजीम चेंज वाला, आई डोंट बिलीव इट नाउ। देखें, मुझे इस तरह लगता है कि आपको याद होगा 1993 में किताब आई थी हंटिंगटन की, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। हाँ जी। तब तक सोवियत यूनियन जो है वो टूट चुका था, 2 साल हो चुके थे उसको। और उन्होंने आइडेंटिफाई किया था जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है उसको एज वन ऑफ द सिविलाइजेशंस जो चैलेंज करेंगी अमेरिका की प्रीपोंडेंस को। अब उसके अंदर आप ये देखें कि सिर्फ और सिर्फ पिछले आप 4 से 5 हफ्ते देख लें, उसको एक्सटेंड करते हैं बाज लोग 5 महीने ले जाएं, कि पाकिस्तान से लेके लिबिया तक जो आलम इस्लाम है सारा, उसके अंदर एक अर्थक्वेक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लड़ रहा है, ईरान जो है वो उसने कल को सुलह हो जाती है, बातचीत हो जाती है, नहीं हो जाती, गल्फ कंट्रीज जो हैं सारी की सारी उसके अंदर अपने आप को हॉरिबली आइसोलेट किया है कल के लिए, जब ये वॉर खत्म हो जाएगी। ये कहना ठीक है कि जी मैंने चूंकि जीसीसी के हर मुल्क के अंदर अमेरिका का अड्डा है, बहरीन में नेवल अड्डा है, सेंटकॉम का हेडक्वार्टर कतर में है, कुवैत के अंदर है, वो उदैद एयरपोर्ट है, मतलब अड्डा है, सऊदी अरब के अंदर है। तो उसने कहा जी मैं तो सऊदी अरबियों को मार रहा हूँ। दरमियान में खबर भी आ गई कि जी मोसाद के लोग जो हैं वो सिविल उस पर हमले करते फिरते थे। लेकिन उससे आगे चले जाएं, यानी यमन को देख लें, उसके बाद सूडान को देख लें, सोमालिया को देख लें, लीबिया को देख लें, ये सारा का सारा उन्होंने तहस नहस कर दिया है। उसमें सिर्फ 3-4 मुल्क ऐसे हैं मुबशर जिनके अंदर ये एटलीस्ट कैपेसिटी थी लड़ने की, जीतने की नहीं, लड़ने की। ईरान उनमें से एक है, पाकिस्तान है, टर्की है, बाकी भी तो किसी के अंदर तप्पड़ ही नहीं है। जीसीसी जितने मुल्क हैं इनके पास अपनी स्टैंडिंग आर्मीज नहीं है, ये तो एक एक दिन की मार वो है। इनके पास तो सारी वो रशियन खवातीन है यार, जो आके उनको रंगीन करती रहती हैं वो भी दुबई बहुत को बड़ा खुदा हथियार के है, लिए। लेकिन वो मतलब वो उसके हाँ उस पे मतलब मैं नहीं जाता फिलहाल। लेकिन जो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखें, बिफोर चाइना एंटर्स इनटू दिस एनर्जी रिसोर्स एरिया, ठीक है ना, तो अमेरिका और उसके हवारियों की यह ख्वाहिश है कि इस मुल्क के अंदर कोई साइजेबल मुल्क चैलेंज ना करे अमेरिकी इंटरेस्ट को, और सपोर्टर ना बने बड़े तौर पे चाइना का, जब कल को परसों को। इस वजह से कि देखें जो मेंटल एक्सरसाइजेज हो रही है ना यूरोप में, थिंक टैंक्स के अंदर, उसमें आप भी जाते मैं भी जाता हूं, वहां पे डिस्कशन क्या हो रही है कि अगर फर्ज किया कल को नॉन जो है मतलब कन्वेंशनल वॉर अगर शुरू हो जाती चाइना के साथ, तो चाइना को हम कहाँ पे कंटेन करेंगे। यानी यूरोप के जो बड़े मुल्क हैं अब, यानी फ्रांस और जर्मनी, उनकी एस्टिमेशन ये है, और यूके की, कि आप मिडिल ईस्ट में नहीं रोक सकेंगे चाइना को, अफ्रीका में नहीं रोक सकेंगे, सदर्न यूरोप में नहीं रोक सकेंगे जब तक वो अल्बेनिया नहीं पहुंच जाते। और उसके बाद वॉर जो है इट विल हैव टू बी टर्न टेक्टिकल। अब ये तो मेंटल एक्सरसाइजेज हैं, ये स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन सरकार, मसला सिर्फ ये नहीं है। देखें,
चाइना जो है वो ईरान के लिए या किसी और के लिए अमेरिका से फड्डा नहीं लेगा, अमेरिका उसकी सबसे बड़ी मार्केट है। और अगर तेल ही लेना होगा तो चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो बादशाहत ठीक है, वाले। वो ले लेगा। देखें, इफ यू टू स्टार्ट फ्रॉम द प्रेमिस, जिस तरह आपने कहा 5000 साल की सिविलाइजेशन, तो जो हिस्ट्री है ना, ह्यूमन हिस्ट्री, उसका एक ही लेसन है, 2 लाइनों के अंदर मैं उसको कवर कर देता हूँ। और वो ये है कि जो ताकतवर है वो हमेशा शिकार करता है, और जो कमज़ोर है वो या मज़म्मत करता है या दुआएं करता रहता है, ठीक है ना, किसी हायर फोर्स के लिए। अब ये जो आपने बात खींची है ना सारी की सारी, देखें इसके ऊपर इज़राइल जो है वो तो, और उसका जो सबसे ये कमीना वज़ीर आज़म जो है, वो इज़राइल के लिए भी हीरो नहीं है। वहाँ उसकी अपोज़िशन है, लेकिन वो पिछले तकरीबन 30-35 साल से इस प्रोजेक्ट के ऊपर है, और प्रोजेक्ट ये था कि मिडल ईस्ट के अंदर जो साइज़ेबल कंट्रीज़ हैं, उनको एक के बाद एक करके तोड़ा जाए। उसने जो अपनी इमीडिएट नेबरहुड है, उसको तो हमेशा से बहुत अरसे से बिल्कुल, जिसको पंजाबी का लफ्ज़ है ना, खस्सी करके रखा हुआ है। 78 के अंदर जब उसका इजिप्ट के साथ कैंप डेविड मुआहदा हुआ था, तो इजिप्ट जो है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इसराइल को तंग करने का। जॉर्डन के अंदर सख्त ही नहीं है। सीरिया के साथ जंगें हुई थी, सीरिया जो है वो कब का जो है वो टूट चुका। जब से बशर अल असद गया तो उसके बाद तो जान ही नहीं रह गई। लेबनान जो है, उसके अंदर 1982 से जब साबरा शतीला वाला चक्कर था, उसके बाद उन्होंने तोड़ दिया। वहाँ पे कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है जो मुकाबला कर सके, वहाँ से सिर्फ हिजबुल्लाह मुकाबला करती है। जो लड़ाई झगड़ा था वो फ़लस्तीन के अंदर ही था, वेस्ट बैंक के अंदर और फिर गज़ा के अंदर। और वेस्ट बैंक के जो फ़लस्तीनी हैं, जो लीडरशिप है, जो फ़तह की, जिनकी हिस्टोरिक एक पूरी एक स्ट्रगल थी यासर अराफ़ात की सूरत में, वहाँ से किसी किस्म की अब अपोज़िशन नहीं है इसराइल को। तो जो अपोज़िशन थी उनके इलाके में वो हमास से ही आती थी, उसको भी न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया। तो अब ये जो चीज़ है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि चूँकि इज़राइल ये कहता था कि बहुत अरसे से ईरान जो है वो शिया एक्सेस को इस्तेमाल करके, इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके मेरे गिर्द एनसर्कलमेंट करना चाहता है। वो चाहे यमन एक के एक अंदर हो। छोटा सा, इफ आई मे इंटरजेक्ट आमिर, जल्दी से बताइएगा। हमास तो टोटल सुन्नी है, तो ईरान ने उसको भी अट्रैक्ट कर लिया, तो वो तो सिर्फ शिया कहना उनको, ये तो ज़रा गलत बात होगी। नहीं, बिल्कुल गलत बात होगी, लेकिन देखें, जो फॉल्ट लाइन है वो तो नेचुरली ईरान इस्तेमाल करता है शिइज़्म की, लेकिन चूंकि फ़लस्तीनी जो हैं वो सुन्नी है, जिस तरह आपने कहा, उनका चूंकि डायरेक्ट ग्रज है, और वो इशू जो है वो इस्तेमाल होता है इज़राइल के ख़िलाफ़, कि इज़राइल जो है उसने चूंकि कब्ज़ा किया हुआ है उन इलाकों पे जो कि फ़लस्तीनी थे। अब फ़लस्तीनी शिया हों या सुन्नी हों, लेकिन दैट बेसिकली बिकम द कॉज़स बैली, जो वो जंग की वजह बनता है। लेकिन उसका जो आसपास सपोर्ट नेटवर्क था, जो लड़ते थे लोग, उनमें ज़्यादातर शिया थे, ये इल्ज़ाम लगता है, आप समझ लें। ज़रूरी नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ शिया सुन्नी की फॉल्ट लाइन इस्तेमाल की जाए तो 68% जो इराक है वो शिया है, जिसने ईरान के साथ 8 साल की जंग लड़ी, दोनों लड़ लड़ के तकरीबन ख़त्म हो गए थे।